हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो नया चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए का जो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है बुओयेंसी एंड अपथ्रस्ट उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, अपथ्रस्ट क्या है, बुओयेंट फोर्स क्या है, अगर आपने ये समझना है तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए स्विमिंग पूल के अंदर एक पर्सन खड़ा है और मेरे हाथ में एक एम्प्टी बोतल है, प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, उसको सील किया हुआ है और हम उसको इस स्विमिंग पूल के ऊपर फेंक देते हैं। आपको ये ऑब्जर्वेशन पता है कि ये जो बोतल है वो इस पानी के अंदर नहीं जाएगा, सिंक नहीं करेगा, ये ऊपर ही ऐसे फ्लोट करता रहेगा, राइट। अब हमने क्या किया, हमने उस बोतल को पकड़ा और उसको किसी डेप्थ पे हम लेके गए लाइक दिस। क्लियर। जैसे जैसे आप उसको नीचे की तरफ लेके जाओगे वैसे वैसे आप एक अपवर्ड फोर्स जो है वो फील करोगे। अब ये जानने के लिए कि सचमुच कोई अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं कर रही, आप इस बोतल को रिलीज कर दोगे। जैसे आप रिलीज करोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो बोतल है वो अपने आप ऊपर आ जाती है। अब आप न्यूटन्स के लॉ को तो अच्छी तरह जानते हो। हमने कहा था कि बिना फोर्स अप्लाई किए कोई बॉडी आपकी मूव नहीं करती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि नीचे से ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आपकी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से जो बोतल है वो एकदम से ऊपर आ जाता है। अब मान लीजिए कि मैं उसी बोतल को दोबारा पकड़ के ज्यादा नीचे की तरफ लेके जाता हूं, मतलब इन डेप्थ लेके जाता हूं। अब सोच के देखो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो क्या होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं इसको अब छोड़ूंगा तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आएगा। तो कहने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी बॉडी को जो बेसिकली फ्लोट कर रही है, अगर मैं उस बॉडी को नीचे की तरफ लेके गया हूं, फ्लूइड के अंदर लेके गया हूं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन जिसका नाम हमने रख दिया अप थ्रस्ट। देखिए, अप मतलब ऊपर की तरफ, थ्रस्ट मतलब फोर्स। तो अपवर्ड में एक्ट करने वाली फोर्स का नाम रख दिया हमने अप थ्रस्ट। अब पता क्या बात है, मैं आपको ना इसका बेसिक बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में ये सब ऐसा क्यों टेक प्लेस करता है। क्योंकि अगर आप ये बात समझ गए कि एक्चुअली में ये फोर्स कहां से आती है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ना मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक बीकर बना रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हमने अपना लिक्विड डाल दिया। तो ये क्या है, मेरा यहां पर लिक्विड है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक एम्प्टी कैन है और उस एम्प्टी कैन को मैंने इस लिक्विड में डाल दिया। अब मान लेते हैं कि वो आपका एम्प्टी कैन जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है। क्लियर। अच्छा, अब ना मैं आपको दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, आपको मैंने जब प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो वैसे वैसे जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज होता रहता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर पहले ये देखो कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और किस वजह से एक्ट कर रही है। अगर आप ये समझ गए तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो मैंने यहां पे कैन रखा हुआ है ना, इस कैन का अपना एक मास है। तो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाएगी जो कि एक्चुअली उसका वेट है विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये बात तो क्लियर होगी कि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है लाइक दिस। इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, अब प्लीज बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले जो ऊपर वाला सरफेस है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के लिंक पे है, सो देयरफॉर इस पर एक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या एक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही। अच्छा, तो मैं इसका नाम ले लेता हूं पी ए। क्लियर, गुड। अब आपको मैंने बताया था अगर मैं डेप्थ एच नीचे जाता हूं तो यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा एक्ट करता है। और वो प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता ही है, प्लस अगर मान लीजिए एच डेप्थ में नीचे गया हूं तो यहां पर एच रो जी, ये एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो इसमें ऐड हो जाता है। अब ये प्रेशर कहां एक्ट कर रहा है,
ये प्रेशर एक्चुअली में एक्ट कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब आपको पता है बेटा ये तो प्रेशर है और ये जो कैन है इसका जो अपर सरफेस है इसका अपना एक एरिया है। प्रेशर इनटू एरिया अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो मतलब इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है। सिमिलरली इसको मैं F1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे वाला प्रेशर है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो आपका F2 है। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि आपका F2 बड़ा है F1 से। क्यों? क्योंकि जैसे आप नीचे आते हो प्रेशर ज्यादा होता है। ये जो फोर्स का डिफरेंस आप देख रहे हो ना, तो नेट फोर्स कहां एक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। ये जो आपकी अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है एक्चुअली में यही आपका अपथ्रस्ट होता है। सो सबसे पहली बात, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है, उस फोर्स का नाम है आपका अपथ्रस्ट। कैसे फाइंड किया, देखो ऊपर वाले के प्रेशर की वजह से फोर्स निकाल लिया, नीचे वाले प्रेशर की वजह से फोर्स निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया। जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स होती है। क्लियर हो गया? सो पहले तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपथ्रस्ट एक्ट कैसे करती है, मतलब ये आता कहां से, सो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्लियर हो गया ये वाली बात? तो अगर मैं अब देखूं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो वेट उसका खुद का जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा एक अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वेट ज्यादा है कि अपथ्रस्ट ज्यादा है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमें मिलती हैं कि क्या वो फ्लोट करेगा, क्या वो सिंक करेगा। ठीक हो गया? वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता जाऊंगा। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जो पॉइंटर्स है ना इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो कहता यह है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन लिक्विड, जैसे कि आपको मैंने यहां पे दिखाया, एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये कहां से जनरेट होती है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, वहां से एक फोर्स जनरेट होती है जो एक्ट करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? सो दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। और बॉइंट फोर्स उसको कहा जाता है। नॉर्मली जब भी हम इसको डिनोट करते हैं तो एफ बी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द अपवर्ड फोर्स exerted on a body by the fluid in which it is submerged is called the upthrust or the buoyant force। ये इसकी डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई लोगों को ना सबसे बड़ी डिफरेंस ये रहती है कि एक्चुअली में बुयांसी और बुoyant फोर्स लगता है एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली बुयांसी ना मेरी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है मेरे बॉडी के ऊपर जिसको हमने इमर्ज किया होता है। तो कहने का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्ज इन इट इज कॉल्ड बुयांसी। तो बुoyant फोर्स एंड बुयांसी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एक टर्म नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे रीड करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लाइक लिक्विड्स गैसेस आल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बुयांसी। बिल्कुल सही। देखो आप अच्छी तरह जानते हो ना कि अगर मेरे पास एक बैलून है और उस बैलून के अंदर अगर मैं हीलियम डाल दूं, क्या डाल दूं इसमें मैं, हीलियम डाल दूं, तो उस कंडीशन में जो बैलून है वो अपने आप राइज करना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? देखिए मैं अगर आपको जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसके हिसाब से समझाऊं तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं एक बैलून कंसीडर कर लेता हूं तो आपको पता है बेटा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो प्रेशर है वो आपका कम होता रहता है। ये हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें स्टडी किया था। विद ऑल्टीट्यूड जो एयर प्रेशर होता है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। सो कहने का मतलब यह क्या है कि यहां पर एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एक्ट करेगा, और यहां पर जो एयर प्रेशर है वो आपका कम एक्ट करेगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आपको मिल रहा है वो इसके ऊपर मतलब ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करता है और वही आपका अपथ्रस्ट होता है। ठीक है? अच्छा, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली बोला जाए तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आपके किसी बॉडी पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक तो उसका एक्ट करता है क्या, वेट, दैट इज mg, और दूसरा इस पे एक्ट करता है बॉइंट फोर्स जिसको हम fb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम किसी बैलून के अंदर हीलियम डाल देते हैं तो इसका जो वेट है वो कम हो जाता है, किससे, अपथ्रस्ट से, जो कि जो साइड की जो हवा है वो इस पे एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये आपका ऊपर की तरफ राइज करता है। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर इन दोनों फोर्सेस में से, जैसे इस केस में जो हमारा बॉइंट फोर्स है जो कि आसपास की हवा लगा रही है वो हमारी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द बैलून विद हीलियम, तो वो ऊपर की तरफ आपका राइज करता है। क्लियर हो गया? सो जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स में क्या आता है, लिक्विड एंड गैसेस, दोनों केसेस में बुयांसी आपकी एक्ट करती है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कंडीशन क्या है फॉर ए बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड। अभी जस्ट आपको मैंने बताया, चलिए मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूं यहां पे क्या क्या हो रहा है। मैं यहां पे ना 3 कंडीशन कंसीडर करता हूं आपके लिए, एक ये वाला, ये दूसरा, और मान लेते ये तीसरे वाला मैंने कंडीशन ले लेता हूं। अब इसमें क्या करूंगा, इसको मैं लिक्विड से फिल कर देता हूं, इसको भी कर देता हूं, सभी को मैं लिक्विड से क्या कर देता हूं, फिल कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो मान लीजिए कि मेरे पास ना एक बॉडी है, देखिए ये मेरे पास एक ब्लॉक हो गया, सेम ब्लॉक मैं यहां पे लूंगा, सेम ब्लॉक मैं यहां पे लूंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इस ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, इस पर एक्ट कर रहा है हमारा वेट दैट इज W इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर एक्ट कर रहा है हमारा पॉइंट फोर्स दैट इज FP। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक सेम ब्लॉक मैंने और लिया और उसको यहां पे रख दिया, मैंने ऐसे यहां पे रख दिया, ठीक है, और एक केस में मैंने ब्लॉक को यहां रख दिया। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। इस कंडीशन में अगर आप देख सकते हो तो कुछ हिस्सा जो मेरे ब्लॉक का है वो पानी के नीचे है, पानी नहीं बोलूंगा, लिक्विड बोलता हूं, लिक्विड के नीचे है, और कुछ हिस्सा लिक्विड से ऊपर है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें मेरा पॉइंट फोर्स बड़ा है वेट ऑफ द बॉडी के। इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो मेरे ब्लॉक का सरफेस है ना और मेरे लिक्विड का सरफेस जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना, एक ही लेवल पे है, दोनों एक ही लेवल पे है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका मेरा जो पॉइंट फोर्स है वो एग्जैक्टली वेट के बराबर होता है। तो एक्चुअली ये कंडीशन है बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, मतलब इसको हम कहते हैं कि फ्लोट कर रहा है, ये कंडीशन है फ्लोटेशन की। इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, अब आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि इस कंडीशन में आपका W ज्यादा है मेरे FP के। देखिए अगर आप एरो की लेंथ देखोगे तो उससे समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। W ज्यादा है तो इसकी लेंथ मैंने ज्यादा रखी है, सो इसमें वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट, जिसकी वजह से ये आपका सिंक कर जाता है। इस केस में क्या हो रहा है आपका, इस केस में दोनों वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली आपकी सेम है। हाँ, यहां मैंने थोड़ा सा अगर मैंने आपको लेंथ के अकॉर्डिंगली समझाना चाहता हूं तो मैं यहां पे दोबारा बना देता हूं कि यहां पर FB की वैल्यू ज्यादा है और वेट की वैल्यू क्या है आपकी कम है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली क्या है कि इस कंडीशन के अंदर कुछ हिस्सा जो है लिक्विड से बाहर रहेगा, ये बेसिकली यहां पे हम कहेंगे ये फ्लोट कर रहा है आपका। इस कंडीशन में कहूंगा कि ये आपका सिंक कर रहा है। तो सिंक हो गया, फ्लोट हो गया, और कुछ पोर्शन अगर मेरा फ्लोटिंग के बावजूद भी थोड़ा ऊपर की तरफ है तो ये वो कंडीशन है जब ऐसा होगा। क्लियर हो गया? गुड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कहता है लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। मतलब देखिए मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको इसके लिए ना 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। एक तो मैं सरफेस एरिया को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल लेके आया हूं, दूसरा वॉल्यूम को ध्यान में लेके एक एग्जांपल लेके आया हूं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले ना अगर आप इस पर्टिकुलर चीज के अंदर देखो तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम फॉइल है। उस एल्यूमिनियम फॉइल को हमने क्या किया कि रैप अप किया, रैप कर दिया लाइक दिस, और उसके बाद हमने उसको फोल्ड करके उसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाला। तो आप देख सकते हो बेटा वो एकदम से सिंक कर गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। फिर हमने क्या किया कि उसको निकाला, उसको हमने एक बोट का शेप दिया, मतलब उसका सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, और फिर हमने इसके ऊपर रखा। क्या देख रहे हो आप यहां पर, दोनों कंडीशन में मास तो सेम है, बट पहले वाले कंडीशन के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर सरफेस एरिया बहुत कम था। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है, बट वो फ्लोट नहीं किया। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो पॉइंट फोर्स मतलब अपथ्रस्ट भी ज्यादा एक्ट करती है मेरे वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी के, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है। इसलिए कई सारे एग्जांपल में से एक एग्जांपल आपकी ये भी तो है कि जो आयरन नेल है वो तो आपका सिंक कर जाता है, बट आयरन से बना हुआ जो शिप है वो आपका फ्लोट होता रहता है। क्या रीजन है इसके पीछे का? तो ये सब बातें बेटा इसी के अंदर आती है। क्लियर? चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। इस एग्जांपल के अंदर आप देखें तो मेरे पास यहां पे 2 ब्लॉक्स हैं,
दोनों वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये भी वुडन ब्लॉक है, ये भी वुडन ब्लॉक है मेरा, मतलब ये कि दोनों की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है। देखो अब आपको पता डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी सेम है तो मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका मास भी ज्यादा होगा। सिर्फ इसी वजह से बेटा ये आपका 4 kg है और ये आपका 2 kg, मतलब इसका वॉल्यूम इससे क्या है, ज्यादा है। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले 4 kg वाले को हमने डिप किया। अब जब डिप करेंगे तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इसके बॉइंट फोर्स की वैल्यू है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है वो 39 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है, राइट। फिर हमने क्या किया, दूसरे ब्लॉक को उठा के भी इसमें रख दिया। अब आप इसमें वैल्यू देखो, जब आप इसमें वैल्यू देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इट इज 19.61 न्यूटन। तो मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू साफ साफ देख सकते हो, अगर डेंसिटी सेम है तो अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो पॉइंट फोर्स है वो भी ज्यादा है, अगर वॉल्यूम कम है तो उसकी पॉइंट फोर्स भी क्या है, कम है। तो ये आपका सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आपकी ये कहती है, फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। मतलब ये कि देखिए मेरे पास ना, अभी आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल है यहां पर, कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या है कि एक एग है। अब वो जो एग है वो मेरा पानी में डूबा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने पहले क्या किया, इसको निकाला, निकाल कर हमने इसको साइड में रखा। फिर हमने क्या किया, फिर जो नमक है ना, हमने ढेर सारा नमक इस पानी के अंदर डाल दिया। आपको पता कि इससे क्या होगा, जो इसकी डेंसिटी है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने चम्मच से इसको स्टर किया, और स्टर करने के बाद इसी एग को उठाकर दोबारा इस बाउल में रखा। अब जैसे हम उसको ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये आपका फ्लोट होने लग जाता है। अगर आपने ये बात ध्यान से देखी है तो आपको क्या नजर आया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो यही नजर आया ना कि अगर मेरे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये अपथ्रस जो है वो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाता है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि मेरा अपथ्रस जो है ना, वो पहली बात तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वॉल्यूम ज्यादा होगा अपथ्रस ज्यादा होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की तो भी अपथ्रस्ट आपका ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी करेक्टरिस्टिक की। सो आखिरी करेक्टरिस्टिक आपका ये कहता है, द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बुएंसी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ये जो इतनी बड़ी बात इसने बोली है ना, ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहली बात वही काम करूंगा, सबसे पहले मैं आपके लिए बनाऊंगा एक बीकर। तो मान लीजिए ये मेरा एक तरह से कंटेनर हो गया, ये कंटेनर मैंने बना दिया। इस कंटेनर के अंदर क्या है, आपका लिक्विड है। तो ये लीजिए मैंने आपका यहाँ पे लिक्विड बना देता हूं, ये आपका सारा लिक्विड आ गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर रखा अपना एक ब्लॉक। तो ये है आपका एक ब्लॉक। आप देख सकते हो बेटा कुछ पोर्शन जो है पानी में सबमर्ज्ड है, कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बॉइंट फोर्स आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब मैं आपको ना एक बात अच्छे से समझा दूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुएंसी है क्या। देखिए बेटा जहां तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात है तो हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट है वेयर होल ऑफ द मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब इंस्टेड ऑफ कि हर एक पॉइंट ऑफ अ बॉडी को स्टडी करने के बजाय अगर मैं सिर्फ वही पॉइंट को स्टडी करूं, जो कि जिसको हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया है, तो जो उसका बिहेवियर होगा वो ही पूरी सारी बॉडी की बिहेवियर होगा। ठीक है, इसलिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। अच्छा अब उसको फाइंड कैसे करते हैं, तो एक यूनिफॉर्म बॉडी की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एग्जैक्टली उसके सेंटर पे लाई करता है। तो देखिए अगर मैं इस केस में अगर इन डायगोनल्स को आपस में मीट कर दूं तो जहां पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर कहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर हो गया। दूसरा, अब बात आती है सेंटर ऑफ बुएंसी। तो सेंटर ऑफ बुएंसी बेसिकली उस पॉइंट को कहा जाता है कि जहां पर इस पर एक्ट होने वाली सारी बुएंसी है ना, उनको इंडिविजुअली स्टडी कर लो या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बुएंसी एक्ट कर रही है उसको स्टडी कर लो, बात एग्जैक्टली सेम ही होगी। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ बुएंसी इज अ पॉइंट वेयर होल ऑफ द buoyant फोर्स इज सपोज टू बी concentrated, और वी कैन से एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। क्लियर। अब उसको कैसे फाइंड किया जाए, कुछ नहीं करना, ये देख रहे हो आप नीचे वाला जो पोर्शन, जो डूबा हुआ पोर्शन है, जो डूबा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना होता है लाइक दिस। देखिए मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो यहां पे कहीं मीट करेगा ना, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपका सेंटर ऑफ बुएंसी है, दिस इज योर सेंटर ऑफ बुएंसी।
तो एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको अब उसके बारे में बता दूं। अब मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ बुओयंसी मतलब वो पॉइंट जहां पर अपथ्रस्ट एक्ट करता है। तो इस कंडीशन में इसका जो एफ बी है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसमें आपका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है लाइक दिस। तो ये आपका ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करता है लाइक दिस, ठीक है। और देखने वाली बात ये होती है कि सेंटर ऑफ बुओयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों के दोनों एक दूसरे के नीचे जो है वो लाई करते हैं। क्लियर हो गई पहली बात। अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरी तरह सिंक कर रहा है, मतलब वो फ्लोट नॉट सिंक कर रहा है, फ्लोट कर रहा है प्रॉपरली, तब क्या होगा देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये मान लीजिए कि ये वाली कंडीशन है आपकी, तो यहां पर है आपका फ्लो, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना इस केस में। अच्छा, इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है आपकी एग्जैक्टली सेंटर में, और क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो सबमर्ज्ड है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ बुओयंसी भी यही होगा, इसका सेंटर ऑफ बुओयंसी भी एग्जैक्टली यही होगा। इसी वजह से आपका इसी पॉइंट के ऊपर आपका एक्ट करेगा एफ ऑफ बी, और इस पॉइंट पर ही नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया। तो सेंटर ऑफ बुओयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं अगर ये आपका फ्लोट करता है। अगर आपके ये वाला कंडीशन हो ना, उस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है कि आपका सेंटर ऑफ बुओयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड नहीं करती है, बट हाँ एक दूसरे के नीचे होती है। और आपको एक और फैक्ट के बारे में बताऊं, थोड़ा इसको ध्यान से देखना जो मैं अभी बोलने वाला हूं। मान लेते हैं मैं फिर से आपके लिए सेम चीज बनाता हूं यहां पर। मान लीजिए ये मैंने यहां पे बनाया, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको वैसे बता रहा हूं क्योंकि आप यहां तक समझ गए तो शायद ये भी आप आसानी से समझ जाओ, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो नहीं भी करना तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने पता क्या किया, ब्लॉक आपका यही है, एग्जैक्टली यही है, बस मैंने क्या किया, इसके एक साइड से ना, मतलब मैंने यहां से ना इसको हल्का सा एक पुश दे दिया, हल्का सा क्या कर दिया, पुश दे दिया। जैसे मैंने पुश दूंगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। हल्का सा पुश देने की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेगा, टिल्ट करेगा ना आपका, इस तरह से टिल्ट कर गया। अच्छा, अब आपको पता कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पे कहीं था, राइट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, और इसका जो वेट है वो कहाँ हिट कर रहा है, नीचे की तरफ, दैट इज डब्ल्यू। और सेंटर ऑफ बुओयंसी कहाँ थी, वो यहां पर थी, और इसका जो बॉइंट फोर्स है दैट इज एफ बी, वो ऊपर की तरफ यहां पे एक्ट कर रहा था। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि अब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जिसके एक साइड पे फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, और दूसरे साइड में फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ। आपको नहीं लगता कि जो बॉडी है आपकी टर्न कर जाएगी? यस, द बॉडी विल टर्न, क्योंकि इसी पर्टिकुलर चीज को ना हम एक्चुअली बोलते हैं टॉर्क। बट इतना ज्यादा डिटेल में आपको मैं समझाना नहीं चाहता, बट आपको मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर तो मेरी बॉडी प्रॉपर्ली फ्लोट नहीं कर रही, मतलब थोड़ा सा बाहर है थोड़ा सा अंदर है, तो अगर आप उसको हल्का सा भी पुश देते हो तो इनमें इम्बैलेंस सा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो आपकी टर्न कर जाती है। आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव कर जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये आपका इस तरह से मिलेगा आपको, आफ्टर सम टाइम ये ऐसे सा मिल जाएगा। क्लियर हो गया, गुड। सो आई होप आपको ये जो प्रैक्टिस है कि वो समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया है चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर मैंने आपको अपथ्रस्ट एंड बुओयंसी के बारे में बताया। आई होप आपको अपथ्रस्ट क्या होता है, बुओयंसी क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किन फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।